वेलकम यू ऑल बच्चों। आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मेरा नाम डीएचएम सर है और मैं पिछले 3 साल से कोटा रेजोनेंस में मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर ब्लैक बुक के सॉल्यूशंस को इन डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 और चैप्टर आपको जैसे पता ही है 17 स्ट्रेट लाइन। तो ये क्वेश्चन बच्चों देखो, इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना वो हमने वो सभी बच्चे अपने थ्योरी वाले नोट्स में कवर करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशलिटी क्या है उसको हम क्वेश्चन करेंगे तब चेक करेंगे। तो देखो, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में तो केवल इतना दिया हुआ है कि एक पॉइंट है, 3 लाइन है, 3 लाइन के इंटरसेक्शन से 3 पॉइंट आएंगे, उनसे एक ट्राइंगल बनेगा और इस पॉइंट को उस ट्राइंगल के बीच में लाई करना है। तो उसके लिए आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल क्वेश्चन जैसा कि हम हमेशा थ्योरी वाले पोर्शन में कवर करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या खास बात है वो अभी आपको समझ में आएगी। तो इसके लिए देखिए बच्चों, सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर जो तीनों लाइन है इनको ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से जो ट्राइंगल बनेगा उसको पहले बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस है। तो एक लाइन हमें सिंपल सी दी हुई है y इक्वल्स टू माइनस एक्स। अरे ये जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो ये लाइन क्या है y इक्वल्स टू माइनस एक्स। और y इक्वल्स टू माइनस एक्स जो लाइन है इसके बारे में तो सभी को पता है कि ये लाइन इस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो ये है आपकी y इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन। तो ये तो समझ में आ गया। अब हमें 2 लाइन और ड्रॉ करनी है। तो पहली लाइन है x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लो बच्चों। पहले x के लिए पॉइंट आएगा -2, 0 और दूसरा पॉइंट क्या करोगे, x की वैल्यू 0 रख लो तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी और ये जो पॉइंट है ये क्या है 0, 1 और ये है -2, 0। और ये लाइन कौन सी है बच्चों, x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और तीसरी लाइन क्या है, x माइनस वाई माइनस पाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप एक काम करो, अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, माइनस पाई। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू माइनस पाई, मीन्स 0, माइनस पाई। और y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू पाई आ रही है। तो y की वैल्यू अगर हम 0 रख रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, पाई। तो इनको ऐसे अगर मिलाएंगे इन दोनों पॉइंट को तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और ये ऐसे जाके ये लाइन आपस में कट करेंगी इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। और ये लाइन कुछ इस तरीके से है बच्चों। यहाँ पर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मान लेते हैं। तो एक काम करते हैं, ये इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं इनको फाइंड आउट कर लेते हैं। ये 3 पॉइंट हम पहले फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। 3 पॉइंट बच्चों कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली आपस में जिनका इंटरसेक्शन है उन लाइंस को हम सोल्व करेंगे। तो देखो, पहले हम ये पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए एक तो लाइन है y इक्वल्स टू माइनस एक्स और दूसरी लाइन है बच्चों ये है आपकी x माइनस वाई माइनस पाई इक्वल्स टू 0। तो दूसरी लाइन है x माइनस वाई माइनस पाई इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो x प्लस एक्स माइनस पाई इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू पाई/2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -पाई/2। तो ये पॉइंट है, ये है आपका पाई/2, यहाँ पर -पाई/2, ठीक है। ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अब आपस में और जो 2 लाइन है इनको सोल्व करो। ये पॉइंट फाइंड कैसे करेंगे, एक लाइन है आपकी
x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, दूसरी लाइन है y इक्वल्स टू माइनस एक्स, वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स। सोल्व करो बच्चों तो क्या आएगा, x प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 2/3, y इक्वल्स टू 2/3। तो ये पॉइंट है, ये आ गया आपका माइनस 2/3 और 2/3, ये वाला पॉइंट। अब इसी तरीके से वो तीसरा पॉइंट फाइंड कर लो। तो इसके लिए कौन सी इक्वेशंस को सोल्व करोगे बच्चों, एक तो है x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, एक तो ये वाली लाइन है और एक ये लाइन है, ये क्या है, x माइनस वाई माइनस पाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर एक काम करें, ऊपर वाले में से नीचे वाले को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, माइनस वाई प्लस 2 प्लस पाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई बच्चों पाई प्लस 2, और x की वैल्यू अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो y प्लस पाई, तो कितना आ गया 2 पाई प्लस 2। तो ये जो पॉइंट है ये आपका आ गया, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 पाई प्लस 2 और y की वैल्यू क्या है पाई प्लस 2, ठीक है। कुल मिला के हमें बस ये डायग्राम बनाना था और ये हमेशा हमें बनाना भी पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपको ट्रायंगल दिख गया होगा, देखो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल की यहाँ पर बात हो रही है। तो देखो बच्चों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवाता हूँ कि हम मतलब क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करते थे। देखो हम क्या करते थे बच्चों, जैसे हमें कोई पॉइंट ए कोमा साइन है, इसको यहाँ पर लाई करवाना है, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लाई करवाने के लिए आप क्या करते थे, देखो ये जो लाइन है इसके अपोजिट पॉइंट ये है, तो हमें इस लाइन के पॉइंट को इधर ही तो रखना था। तो हम इस लाइन में पहले ये पॉइंट सेटिस्फाई करवाते थे, इस लाइन में x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो x प्लस वाई में ये पॉइंट रखते थे, जो साइन आता पॉजिटिव या नेगेटिव उसी साइन को हम इस पॉइंट के लिए यूज करते थे। इसी तरीके से इस लाइन के हमें पॉइंट इधर रखना होता था, तो इस पॉइंट को हम इस लाइन में रखते थे, जैसा साइन आता वैसा का वैसा साइन की इनइक्वालिटी हम जो पॉइंट दिया हुआ है उससे बनाते। और इसी तरीके से इस लाइन के हमें इधर रखना है, इस पॉइंट को, इस लाइन के पॉइंट को इधर रखना था, तो उसके लिए हम इस पॉइंट को इस लाइन में सेटिस्फाई करवाते थे, और जैसा साइन आता था वैसा का वैसा साइन हम उस पॉइंट के लिए इनइक्वालिटी बना लेते थे। तो जनरल प्रोसीजर ये होता था। तो यहाँ पर देखो स्पेशलिटी क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जैसे इस तरीके की इक्वेशन होती है ना बच्चों, x प्लस मतलब ऐसा, देखो जैसे मैं लिखूँ x प्लस साइन एक्स प्लस ई की पावर x इक्वल टू 0, मैं कहूँ इसको सोल्व करो बच्चों, ठीक है। और मान लो यहाँ पर मान लो मैंने लिख दिया x स्क्वायर भी लिख दिया, कुछ ऐसा करके जिसमें साइन एक्स ई की पावर x log x भी आ जाए, ठीक है ना, इस तरीके से। तो बच्चों इस तरीके की इक्वेशंस को सोल्व करना इतना सिंपल नहीं है जिस तरीके से हम अभी तक जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं इस तरीके से। इन इक्वेशंस को बच्चों ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना, जैसे जिसमें मतलब log साइन और एल्जेब्रिक फंक्शंस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ये अगर आपस में आ जाएं, मिक्स हो जाएं, तो उस तरीके की इक्वेशंस को हम जो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बोलते हैं। उनको सोल्व करना इतना इजी नहीं है, उनके लिए हमें न्यूमेरिकल टेक्निक्स यूज करनी होती हैं, जो आप आगे आईआईटी में जाने के बाद वहाँ पर स्टडी करते हो। तो कुल मिला के बात यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये जो a कोमा साइन ए लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो पहला तो एल्जेब्रिक दिख रहा है, a मतलब x, ठीक है, दूसरा जैसे साइन x टाइप में है, तो ये आपको ट्रांसेंडेंटल की फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर एल्जेब्रिक भी है और यहाँ पर साइन भी इन्वॉल्व होगा, तो इसको यहाँ पर ऐसे चेक करना हमारे लिए फिजिबल नहीं है। तो अब हम क्या करें, देखो इसलिए इस क्वेश्चन की मैं बता रहा हूँ कि स्पेशलिटी क्या है वो देखो। हमारे पास पॉइंट है P और जिसके कोऑर्डिनेट है a कोमा साइन ए। अच्छा, आपने लोकस वाले जो टॉपिक है उसमें काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक पॉइंट है t कोमा टी स्क्वायर, और यहाँ पर जो t है ये क्या पैरामीटर, मतलब इसकी वैल्यू
चेंज हो रही है, तभी तो ये वेरिएबल पॉइंट होगा बच्चों। तो अगर हम इसका लोकस फाइंड करें तो वो कैसे करते थे, इसको मानते थे x बराबर t, इसको मानते थे y बराबर टी स्क्वायर, t को एलिमिनेट कर दो तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर। तो इस पॉइंट का जो लोकस होगा बच्चों वो क्या होगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मीन सिंपली पैराबोला। तो अब आपको यहाँ पर इतना बताने के बाद दिमाग में ये बात आ गई होगी कि सर ये तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जो पॉइंट P है ना ये तो कुछ भी नहीं है, ये क्या है y इक्वल्स टू साइन एक्स। देखो यहाँ पर ये क्या है साइन है, तो y इक्वल्स टू क्या लिखा है साइन एक्स। ये लोकस है इस पॉइंट का, समझ में आया, ये स्पेशलिटी है इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है कि y इक्वल्स टू साइन एक्स जो है इस ये लोकस है इस पॉइंट का। तो यहाँ पर अब मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो पॉइंट P है वो y इक्वल टू साइन एक्स के ऊपर आएगा, ठीक है। y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ है वो इस पॉइंट P का लोकस है। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बच्चों कैसे होगा, देखो जीरो के ऊपर वैल्यू क्या होगी जीरो, पाई के ऊपर वैल्यू क्या होगी जीरो। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, ये है आपकी वैल्यू 1, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पर देखो पाई बाई 2 है, यहाँ पर क्या है पाई बाई 2। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा देखो, अच्छा यहाँ पर हम बिल्कुल यहाँ पर 1 है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, मतलब थोड़ा सा क्या डायग्राम छोटा है ना इसलिए आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, बाकी ये साइन एक्स का ग्राफ है ना, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, साइन एक्स का ग्राफ है, ये इसके बीच में आएगा क्योंकि पाई बाई 2 के ऊपर क्या होगा 1 और बाकी जगह 1 से छोटा होगा, ठीक है, समझ में आ गया। और इस साइड आपको पता है कि वैल्यू क्या जाएगी नेगेटिव, ठीक है। और मुझे एक बात बताओ 2/3 और पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो पाई बाई 2 है इसकी वैल्यू मतलब माइनस पाई बाई 2 की बात करें तो ये वैल्यू क्या होगी -1.57 के लगभग। तो -1.57 कहाँ पर आएगा बच्चों, यहाँ पर, ठीक है। और -2/3 तो यहाँ पर है, इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये यहाँ तक पूरा क्या रहेगा नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करो, फिर मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा एक बार मैंने क्या बताया है। अब यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट है ये क्या है 2π+2, इसका मतलब मान लो 2π कहीं पर यहाँ पर है, ऐसा मान लो, मतलब ये जो डिस्टेंस है इतनी डिस्टेंस आगे क्या डायग्राम को हमने स्केल से नहीं बनाया, ये क्या है 2π। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये ग्राफ ऐसे बनेगा। अब देखो इसके बाद क्या होगा, ये क्या है 2π+2 पॉइंट, 2π+2, ठीक है। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि ये ग्राफ जब ऊपर भी जाएगा तो इस ट्राइंगल में कभी एंटर नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 है, तो आगे तो ये सारा इस ट्राइंगल के अंदर जाने के लिए ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी है, तो आगे अगर ये साइन का ग्राफ घूमेगा भी तो कभी दोबारा इस ट्राइंगल में एंटर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं अब थोड़ा डायग्राम सही तरीके से बनाऊं तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा और ये कुछ इस तरीके से मतलब बन जाएगा, ठीक है। और ये चेक कर लेना कि जैसे 2π+π/2 के ऊपर 1 आएगा तो ये जो पॉइंट है 2π+π/2 होना चाहिए, ठीक है। और π/2 तो 1.572 से छोटा होता है, इसका मतलब कहीं यहाँ पर वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अब तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, पॉइंट बताओ। इस ट्राइंगल के बीच में लाई करने के लिए केवल इस वाले पाथ को फोकस करेंगे, ये जो पाथ है इसको ही हम फोकस करेंगे, क्योंकि जितना ये पाथ है ये पाथ ही ट्राइंगल के अंदर है, बाकी ट्राइंगल के बाहर है और ये तो बाहर रहेगा,
इधर तो नेगेटिव है, इस पोर्शन में तो पॉजिटिव होना चाहिए। थोड़ा सा क्या है कि आप पॉइंट्स लेके आप देख, आपको चेक करना भी चाहिए कि कहीं ये वापस ट्राइंगल के अंदर तो नहीं जा रहा है। जैसे हमने यहाँ पर चेक किया है कि वैल्यू हमेशा, जैसे ये नेगेटिव आया, फिर वैल्यू हमेशा ये तो 1 से ऊपर है, तो ट्राइंगल के अंदर दोबारा किसी भी वैल्यू x के लिए एंटर नहीं करेगा। और इस साइड भी हमने चेक किया कि इस पॉइंट तक तो ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ पर इस ट्राइंगल में साइन के ग्राफ के आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मुझे बताओ कि अब तो इसमें कुछ है ही नहीं, ये पॉइंट P का लोकस है, ये वाला जो लोकस है ये पॉइंट P का लोकस है। और पॉइंट P बच्चों क्या था हमारा, बच्चों पॉइंट P था हमारा, पॉइंट P A, साइन A। तो इस वाले लोकस के लिए अगर बात करो, देखो ये 2 पॉइंट आपको छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो ट्राइंगल के बिल्कुल मतलब इनसाइड नहीं है। ट्राइंगल की जो लाइंस हैं, इसकी जो साइड है, इनके ऊपर लाई कर रहे हैं, तो हमें तो इनसाइड लेना है, तो ये 2 पॉइंट आपको छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस पर मैं ऐसे होल्ड कर देता हूँ इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर। तो यहाँ पर जो A है ये आपको ऐसे लिखा था ना, x इक्वल्स टू A, y इक्वल्स टू साइन A। तो x की वैल्यू यहाँ से ओपन 0 से ओपन पाई तक जाएगी, तो x की वैल्यू तो बच्चों A बता रहा है, तो A बिलोंग्स टू ओपन 0 टू ओपन पाई। और y इक्वल्स टू साइन A, मतलब ऐसा नहीं है कि A की वैल्यू हम कुछ भी ले लेंगे, A की वैल्यू हमने उतनी ही ली है जितनी की जो ये जो मतलब जो इसका लोकस है ये इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। ठीक है ना, तो A की वैल्यू आपकी क्या आ गई, A बिलोंग्स टू ओपन 0 से ओपन पाई होगा, तो जो इसका लोकस है ट्राइंगल के अंदर होगा, मतलब ये पॉइंट इस तरीके से लाई करेगा, ट्रेस होगा। ठीक है, मतलब जैसे हम A की वैल्यू मान लो π/2 रखेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, π/2 से फिर आगे कोई पॉइंट रखेंगे तो यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, इस तरीके से। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा डिटेल इसलिए एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई एवरेज बच्चा भी है तो उसको भी ये क्वेश्चन समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। हालांकि अगर इसको इतना डिटेल में बताया है तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया होगा, और क्वेश्चन जो है वो तो मतलब एक ही क्वेश्चन को हमने इतना टाइम में सोल्व किया है। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं डायरेक्टली डायग्राम बनाता और अगर मैं ये सब चीज़ें नहीं बताता कि इसके बाद ये ग्राफ है, ये इस जो ट्राइंगल है इसके अंदर नहीं जाएगा, इधर यहाँ तक नेगेटिव रहेगा, तो आपको क्या फीलिंग नहीं आती, उसको फिर आप खुद से चेक करते। तो आई होप ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ए का जो इंटरवल आएगा, कंप्लीट सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ए, तो ओपन 0 टू ओपन पाई, उसके लिए इसका जो लोकस है इस तरीके से आएगा। और ये सारे पॉइंट्स, ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपको दिख रहा है कि ट्राइंगल के अंदर है। तो एक बात तो ये, दूसरी बात मुझे ये बतानी है, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाते हैं ना, ऑब्जेक्टिव अप्रोच, क्योंकि उनको क्या रहता है कि मतलब कभी कभी सब्जेक्टिव अप्रोच उनको लगता है कि बहुत ही लेंथी हो सकता है, अगर सिंगल करेक्ट है तो हम ऑब्जेक्टिव से भी जा सकते हैं। वो क्या करेगा, पहला ऑप्शन चेक करेगा तो उसको दिखेगा कि यार ये पॉइंट तो यहाँ पर बीच में आ रहे हैं, ठीक है, तो पहला भी उसको सही लगेगा, क्योंकि देखो ओपन 0 टू ओपन पाई में ये इंटरवल भी आ रहा है भाई, 0 से π/6, π/3 से π/2, ये ओपन 0 टू ओपन पाई में तो है। ऐसे ये वाला जो इंटरवल है ये भी इसमें आ रहा है। और अगर अच्छा हाँ ये वाला नहीं आ रहा क्योंकि ये 2π चला गया, ठीक है, इसको तो वो गलत कर देगा, तो ऑप्शन ए उसको सही लगेगा और ऑप्शन डी भी उसको सही लगेगा। तो हो सकता है कि वो ए को चेक करे और ए को उसको टिक कर दे। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पर बोला गया कंप्लीट सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ए, हमें यहाँ पर कंप्लीट सोल्यूशन बताना है। ये तो उसका मतलब एक सबसेट है ओपन 0 टू ओपन पाई का, तो कुछ बच्चे यहाँ पर भी गलती कर सकते हैं। तो आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इन डिटेल हमने डिस्कस किया। दूसरी बात स्पेशलिटी इस क्वेश्चन की मैं बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को जो हमारा तरीका है सोल्व करने का वो डिफरेंट होता है। जब हम वैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि जैसे यहाँ पर a, a² लिखा आ जाता है, तो आपको पता है कि हम पहले इस लाइन में
जैसे कोई पॉइंट है ना इन जनरल ए कोमा ए स्क्वायर, तो हम इस लाइन में पहले ये पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं, जैसा साइन आएगा वैसा ही इस लाइन के ऊपर ए कोमा ए स्क्वायर रख के और इनइक्वलिटी का साइन लगाते हैं। फिर हम तीन इनइक्वलिटी को सोल्व करते हैं, फिर उनका इंटरसेक्शन लेते हैं, तो वो उस तरीके से सोल्व होता है। लेकिन यहाँ पर स्पेशलिटी क्या है बच्चों कि यहाँ पर एक तो एल्जेब्रिक है और दूसरा क्या आ गया बच्चों, दूसरा यहाँ पर साइनोसाइडल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जब भी आपको लगे ना कि दो फंक्शन आपस में मिक्स हो रहे हैं, जैसे साइनोसाइडल एल्जेब्रिक आ गया या फिर लॉगरिथमिक आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा है ना डिफरेंट सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा जनरल प्रोसीजर होता है उससे उनको सोल्व करना बहुत ही ज़्यादा टफ पड़ेगा, मतलब इवन हो सकता है कि हमसे सोल्व भी नहीं हो। तो बच्चों आई होप जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया हुआ, लेट m बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड लेट द लाइंस 13x + 11y = 700 and y = mx - 1 intersect at a point whose coordinates are integer। देखो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में जो भी हमें करना है वो कुछ ऐसा नहीं है जो हमें सोचना है, इसने खुद ही बताया है। जो m है ये क्या है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और एक बात इसने कही है, हमारे पास दो लाइंस हैं, 13x + 11y = 700 और दूसरी लाइन है y = mx - 1। इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे, जैसे मान लो x1 y1, ये क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों इंटीजर, ठीक है। तो ये सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो हमें सोचना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। दोनों लाइंस को हम सोल्व करेंगे और इसके बाद जो कोऑर्डिनेट आएंगे उनको हमें इंटीजर बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं, पहली लाइन है हमारे पास 13x + 11y = 700 और दूसरी लाइन है y = mx - 1। तो मुझे बताओ कि इसको सोल्व करने के लिए मैं इसमें से y की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा, थोड़ा सिंपल रहेगा। x की वैल्यू तो निकालेंगे तो y + 1/m करना पड़ेगा, तो मैं सिंपली y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो 13x + 11, y की वैल्यू क्या है, mx - 1 = 700। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो क्या आएगी, देखो -11 इधर जाके 711 और अपॉन 13x + 11 mx मीन्स 13 + 11 m। तो बच्चों यहाँ पर अब आपको समझने की बात क्या है कि जो x है ना ये आपका क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए बच्चों एक इंटीजर। क्यों, क्योंकि जो इनको सोल्व करेंगे तो जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या होने चाहिए, इंटीजर। क्या करें बताओ, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कुछ नहीं, ऑप्शन ए को चेक कर लो, n की वैल्यू 4 डाल के देख लो, फिर 5, फिर 6, फिर 7 ऐसा करके, है ना। तो वो मेथड भी अच्छा है, पर उसमें क्या है ना कि आपका टाइम कंज्यूम होगा, मुश्किल से मतलब 30-35 सेकंड तो ज़्यादा लगेंगे। दूसरी बात, मान लो अगर नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n पूछ ले तो क्या करोगे, समझ रहे हो, मतलब ये ऑप्शन ही ना दे, n की बात ही नहीं करी वो कि n की वैल्यू क्या आएगी, तब आप क्या करोगे। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देखो ये क्या 711 इनको ऐड करो तो 9 आ रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो ये क्या 711, 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 2, फिर 1, 3 3 जा 9, फिर कितना बचा 2, फिर यहाँ पर क्या आएगा 7, 3 से फिर होगा 3, तो कितना आएगा 721, तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 9, आगे तो ये डिवाइड होगा नहीं। तो हम 711 को कैसा लिख सकते हैं, 3 × 3 × 79 अपॉन क्या है बच्चों हमारे पास 13 + 11 m। अब समझने की बात क्या है, देखो इसको होना पड़ेगा इंटीजर,
इसको क्या होना पड़ेगा, इंटीजर। तो क्या करें बताओ। तो उसके लिए मुझे लगता है कुछ बच्चों ने सोच लिया होगा कि सर इंटीजर के लिए तो ऐसा हो सकता है ये कंप्लीटली इससे कैंसिल हो जाए, आंसर 1 आ जाए, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरा कोई बच्चा ऐसा तो मेरे हिसाब से सोचेगा नहीं कि सर 3 कैंसिल हो जाए, क्योंकि 3 तो कैसे कैंसिल होगा, m जब पॉजिटिव इंटीजर है और 13 में हम कुछ ऐड करेंगे तो सिंपल सी बात है 13 से तो बड़ा ही आएगा ना। तो ये 3 तो मतलब है, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई जो 3 है ना, केवल 3 इससे कैंसिल नहीं होगा, केवल 3 कैंसिल नहीं होगा, मतलब 79 इंटू 3 ये पॉसिबल आंसर नहीं होगा। 3 इंटू 79 ये इंटीजर पॉसिबल नहीं होगा, ये मेरा कहने का मतलब था। दूसरी बात 3 इंटू 3 ये भी 9 होता है। तो मतलब अगर देखो, एक तो ऐसा है कि ये कैंसिल हो जाए तो ये आंसर आए इंटीजर की फॉर्म में 3 इंटू 79, ठीक है। अब वो तो एक ही बात है कि इस 3 को कैंसिल कर लो, इसको 3 को कैंसिल कर लो, वो तो एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है 3 इंटू 3 कैंसिल हो जाए तो 79 आंसर आ जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी है बच्चों की 79 कैंसिल आउट हो जाए और कितना आ जाए, 9 आ जाए, 3 इंटू 3। मतलब इस तरीके की पॉसिबिलिटी आप चेक कर सकते हो। तो ये तो पॉसिबिलिटी होगी नहीं ये वाली, क्यों, क्योंकि एक 3 कैसे कैंसिल होगा बच्चों, ये तो 13 में ऐड हो रहा है। दूसरी बात 9 भी कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो 13 है, तो 9 तो कैंसिल होगा नहीं, क्योंकि 13 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो 9 तक कभी पहुंचेगा ही नहीं, वो तो 9 से बड़ा ही रहेगा। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि भाई 1 आ जाए, मतलब ये पूरा इससे कैंसिल हो जाए। दूसरी बात 79 इससे कैंसिल आउट हो जाए, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो 2 ही पॉसिबिलिटी हैं। तो यहाँ पर देखो, क्या हम इसको 711 इक्वल टू 13 प्लस 11m, तो यहाँ से m की वैल्यू निकालो, तो m की वैल्यू आएगी 711 माइनस 13, तो कितना आ गया बच्चों, ये 11, तो कितना बचा 8, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा 8, और ये 0 ये 10, तो यहाँ पर कितना आ गया 9, और ये 6, तो कितना आ गया 698। 698 में 11 से डिवाइड करो तो कितना आ गया 6, कितना बच गया बच्चों यहाँ पर 3, तो 8, ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब जो m है वो एक इंटीजर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कंप्लीटली इससे कैंसिल नहीं होगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, 79 इससे कैंसिल हो जाए, तो 79 कैंसिल होने के लिए बच्चों 13 प्लस 11m इक्वल्स टू 79, तो 11m इक्वल्स टू 79 माइनस 13 कितना आ गया 66, तो m की वैल्यू क्या आ गई 6, जो एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी होगी। और दोनों कोऑर्डिनेट चेक कर लो, देखो x की वैल्यू तो यहाँ से सिंपली कितनी आ गई 9, और y की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, y इक्वल्स टू mx, तो m कितना है 6x माइनस 1, तो ये भी क्या है इंटीजर, तो दोनों कोऑर्डिनेट के आगे इंटीजर, तो m इक्वल्स टू 6 इसका आंसर है। और केवल ऐसी पॉसिबल वैल्यू भी n की एक ही है, क्योंकि देखो अगर ये क्वेश्चन ना दे और हमसे पूछा जाए कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m और वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तब आपको नंबर ऑफ वैल्यूज बतानी होगी अगर m की, तो आप कैसे बताओगे, फिर वहां पर आप क्या मेथड लगाओगे, तो वो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है। हो सकता है कुछ बच्चों को यहाँ पर डाउट आया हो, मैं फिर से एक बार शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि पॉसिबिलिटी हमारी क्या क्या होगी। देखो, एक पॉसिबिलिटी है 1 3 कैंसिल आउट हो जाए तो आंसर बचे 3 इंटू 79, पहली पॉसिबिलिटी 1 3 कैंसिल हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी है दोनों 3 कैंसिल हो जाए तो 79 इंटीजर आ जाएगा। तीसरा 79 यहाँ पर कैंसिल हो जाए तो कितना आ जाएगा 9। चौथी पॉसिबिलिटी है सारा इससे कैंसिल आ जाए, आंसर आ जाए 1। ये पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि 1 3 इससे कैंसिल कभी नहीं होगा, ठीक है। 2 3 मतलब 9 इससे कभी कैंसिल नहीं होगा, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। 2 पॉसिबिलिटी हैं और दोनों का हमने चेक किया तो ये तो होगा नहीं, तो आंसर क्या आया था, इंटीजर वैल्यू x की केवल 9 ही पॉसिबल होगी। और अगर अभी भी समझ में नहीं आया कि ये हमने कैसे चेक किया, तो वीडियो को दोबारा से एक बार पीछे करके देख लें। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, क्या आया था हमारा आंसर 6 है ना, तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर।
तो आई होप ये क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास था नहीं, मतलब इतना मतलब आप कर सकते थे। बस इसमें जो मेरे को बात बतानी थी वो ये थी कि अगर नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m पूछ लेना और अगर ये नहीं दे, जैसे पॉसिबल वैल्यूज जैसे 0 1 भी हो सकता है, 5 भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं ऐसे करके, या फिर नन ऑफ दीज भी दे सकता है, तो वहाँ पर क्या है कि आपको ऐसे ब्रेक इसको करना ही पड़ेगा और आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज आप सिंपली इस क्वेश्चन के लिए तो ऐसा कर सकते हो कि m की वैल्यू यहाँ पर 4 डाल के देख लो, 5 6 7 और चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप बच्चों ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो बच्चों जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करें, हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।